Welcome back, students. This is Dr. Anubha Sharma, and today we will discuss part 4 of your unit 2, that is cell as a unit of life. So let's begin. So in this particular unit, firstly we will discuss about the prokaryotic cells. Prokaryotic cells आपको पता है किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं. ऑर्गेनिज्म को अगर हम क्लासिफाई करें तो मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, है ना, प्लांट्स, एनिमल्स, 5 कैटेगरीज हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में. तो जो स्मॉलेस्ट है, जो सिंपलेस्ट हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, वो आएंगे हमारे किंगडम मोनेरा के अंदर. इसमें जितने भी हमारे बैक्टीरिया हैं, ऑल काइंड ऑफ बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, जिसे हम पीपीएलओ भी बोलते हैं, है ना, ये सारे के सारे जिनका साइज बहुत छोटा होता है वो आते हैं इन दिस पर्टिकुलर किंगडम, दैट इज किंगडम मोनेरा. तो जो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है उसकी जो सेल का टाइप है, उसके जो ऑर्गेनिज्म जो भी वहां पर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, उनके फंक्शंस जो हैं वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ओके, सो एज यू हैव सीन इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम, डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स आर देयर. ठीक है, कुछ बैक्टीरिया हैं वो कोकाई फॉर्म में नजर आ रहे हैं. और कोकाई फॉर्म कैसी होती है? सर्कुलर. ये देखिए, कोकस लिखा हुआ है यहाँ पर. अगर 2 एक साथ हैं तो डिप्लोकोकस, 4 हैं एक साथ तो टेट्राड, है ना, इस तरीके से तो ये बनते जाते हैं कोकाई. और अगर वो सिलिंड्रिकल है, कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसको हम बोलते हैं बेसिलाई. ठीक है, सो इट लुक लाइक रॉड शेप्ड देन बेसिलाई. अगर सर्कुलर है देन कोकाई. इफ इट लुक लाइक स्पाइरल, इस तरीके से है, देखिए अरेंजमेंट, तो हम इसे स्पाइरलम बोलते हैं, स्पाइरल फॉर्म बोलते हैं. और अगर ये कॉमा शेप्ड है, वाइब्रियो कॉमा शेप्ड है, देन हम इसे वाइब्रियो बोलते हैं. ठीक है, तो ये हो गए डिफरेंट शेप्स एंड साइज ऑफ योर बैक्टीरिया. ठीक है, ये सारे डायग्राम के थ्रू हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है कि कोकाई इज स्फेरिकल और सर्कुलर इन लुक वाइज. ठीक है, रॉड शेप्ड हैं वो बेसिलाई हैं, और स्पाइरल शेप्ड जो हैं वो स्पाइरोकीट्स हैं, स्पाइरल शेप्ड होते हैं. एंड वाइब्रियो हैं वो कॉमा शेप्ड होते हैं. तो ये 4 तरीके की शेप होती हैं बैक्टीरियाज की. और बैक्टीरिया का साइज क्या होता है जनरली, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, तो ये बहुत ही छोटे होंगे. सबसे छोटे तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया ही था, दैट इज माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट साइज 0.1 माइक्रोन, है ना. और लार्जेस्ट, अगर लार्जेस्ट की बात की जाएगी तो लार्जेस्ट वन इज क्या है, इसका साइज जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी का और साइनोबैक्टीरिया का अप टू 60 माइक्रोन. तो ये लार्जेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल भी इसको कहा जाता है. ठीक है, जनरली बैक्टीरिया का जो साइज है वो 1 to 2 माइक्रोन होता है. जो एक जनरलाइज्ड वे में अगर हम कहते हैं, इट मे वेरी अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ बैक्टीरिया. और जो अगर हम इसको इफ वी कंपेयर प्रोकैरियोटिक सेल विद द यूकैरियोटिक सेल, तो यूकैरियोटिक सेल का साइज तो 10 to 20 माइक्रोन के बीच में होता है. तो देखिए आप, ये कितना छोटा है उससे. ठीक है, तो इस स्लाइड में हमने क्या डिस्कस किया, हमने ये सब इस स्लाइड में डिस्कस किया कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल आएंगे अंडर किंगडम मोनेरा. ठीक है, उनके वेरियस साइज क्या हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया. ठीक है, एंड व्हाट काइंड और जनरलाइज जो है वो बैक्टीरिया. अगली अपकमिंग स्लाइड्स में हम एक जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल का डिस्कस करेंगे. तो वो जो जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर होगा वो किसी भी बैक्टीरिया का हो सकता है. ठीक है, सो आई थिंक ये इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड आपको एक ये स्ट्रक्चर दिख रहा है. ये एक जनरल स्ट्रक्चर है किसी भी बैक्टीरिया का. ठीक है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ क्या क्या पॉइंट्स मेंशन है. ठीक है, तो वन बाय वन हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट पॉइंट इज प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा. लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था, कोई भी बैक्टीरियल सेल जिसकी सेल वॉल नहीं है, विदाउट सेल वॉल है, उसे हम, और स्मॉलेस्ट है इन साइज, दैट इज माइकोप्लाज्मा. तो माइकोप्लाज्मा को छोड़कर बाकी सारी प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल वॉल होती है जस्ट आफ्टर द सेल मेम्ब्रेन.
ठीक है, एक तो ये इसका करेक्टर हो गया। नेक्स्ट इज देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई भी ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये एक तो इसमें हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं होती है, तो ये विदाउट मेम्ब्रेन पड़ा रहेगा, इसलिए हम इसे बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल बेसिकली नेकेड और नॉट एनवलप्ड और नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जनरली प्रोकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज अ सिंगल क्रोमोसोम एंड सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम। सिंगल सर्कुलर, अच्छा यहाँ पर मेंशन है, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। सिंगल सर्कुलर डीएनए, ठीक है। सिंगल सर्कुलर डीएनए आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये जो येलो में सिंगल सर्कुलर डीएनए पड़ा हुआ है, दिस इज नोन एज इट्स जेनेटिक मटेरियल। प्रिमिटिव टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जैसे कि ये वर्ड अपने आप को डिफाइन कर रहा है प्रोकैरियोन, यानी प्रिमिटिव, primitive type of carrion nucleus without any histone protein, without any membrane। तो वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जिसमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस पाया जाता है और कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है, वो सारे के सारे आएंगे प्रोकैरियोटिक सेल कैटेगरी में, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस सिंगल क्रोमोसोम, यहाँ आप देख रहे हैं एक सर्कुलर छोटा सा क्रोमोसोम और है, सर्कुलर डीएनए और यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है। इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम व्हाट इज दिस, इट इज मेंशन्ड ओवर हियर कि ये है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड आर स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। दीज स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड। अब जब पहले ही इसके पास क्रोमोसोम है तो प्लाज्मिड की क्या जरूरत है, उसका क्या रोल है? अब वहां है तो कोई ना कोई रोल तो होगा, है ना। तो प्लाज्मिड में एक्चुअली कुछ यूनिक जीन्स पाए जाते हैं और इसकी डिटेल आप वैसे प्लाज्मिड की बहुत ज़्यादा डिटेल हम बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बता देती हूँ कि प्लाज्मिड में कुछ ऐसे जीन्स पाए जाते हैं जो किसी भी बैक्टीरिया को उसको कुछ यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक देते हैं। तो लाइक इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं, इसमें इट में प्रेजेंट सम हैवी मेटल रेजिस्टेंट जीन, तो उसका आगे भी यूज होता है जिसे हम बाद में लेटर ऑन जब वो चैप्टर डिस्कस होगा तो हम डिटेल में लेकर जाएंगे, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। तो नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। नो ऑर्गेनेली लाइक वन इन यूकैरियोट आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट राइबोसोम्स। क्यों राइबोसोम्स? क्योंकि राइबोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है ना। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया था इससे पहले कि वो सारे की सारी चीजें जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड हैं, वो प्रोकैरियोट में नहीं पाई जाएंगी, ठीक है। राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है तो वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोट हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज भी यहाँ पर होते हैं। अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएट फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड mesosomes. Mesosomes are the characteristic feature of प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। ये कुछ एक्स्ट्रा लेयर्स होती हैं या एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसे मीजोसोम्स कहते हैं। इसका क्या फंक्शन है इसको हम अपनी अपकमिंग स्लाइड्स में देखेंगे, ठीक है। और ये एक्चुअली मीजोसोम्स क्या होते हैं? दीज आर द एसेंशियल इनफोल्डिंग्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इनसाइड द सेल, इनसाइड एनी प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। नाउ कम टू द आउटर कवरिंग से चलते हैं और आउटर कवरिंग को टोटल देयर आर 3 लेयर्स जिसे कलेक्टिवली बोला जाता है सेल एनवलप, ठीक है। सो एज शोन इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम आपको यहाँ 3 डिफरेंट लेयर्स दिख रही हैं। एक ये बाहर वाली, देन दिस पर्पल वन एंड द लाइट ब्राउन वन, ठीक है। वन बाय वन इनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट पे क्या मेंशन्ड है? इट इज मेंशन्ड ओवर हियर दैट cell envelope consists of tightly bound 3-layer structure. The outermost is known as glycocalyx. तो जो ऊपर वाली है, सबसे ऊपर वाली, that is known as glycocalyx, followed by cell wall, ठीक है। आउटर वाली glycocalyx, यहाँ पर glycocalyx ना लिखकर इन्होंने कैप्सूल लिख दिया है, that is a type, ओके। उसको फर्दर कैटेगराइज करते हैं। मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में इसको डिटेल में बताऊंगी। तो सबसे अभी हम यहाँ ये जान लेते हैं कि आउटर मोस्ट इज ग्लाइकोकैलिक्स, द सेकंड वन इज सेल वॉल
एंड उसके बाद है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सो बैक्टीरिया को अकॉर्डिंग टू ग्राम स्टेनिंग, इसकी जो ये सेल एनवलप है इसमें कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं कि वो मॉलिक्यूल्स किसी में ज्यादा हैं किसी में कम है। तो ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पर हमने बैक्टीरिया को साइंटिस्ट ने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट टाइप इज ग्राम पॉजिटिव, another one is gram negative. This gram staining is developed by a scientist known as Hans Christian Gram. उन्होंने ये ग्राम स्टेनिंग डेवलप की थी ये देखने के लिए कि किस टाइप के बैक्टीरिया हैं जो ग्राम पॉजिटिव हैं, किस टाइप के बैक्टीरिया हैं जो ग्राम नेगेटिव हैं, क्योंकि उनके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सेल एनवलप। तो जो भी बैक्टीरिया इस स्टेन को रिटेन कर लेते हैं दैट इज नोन एज ग्राम पॉजिटिव, और जो रिटेन नहीं कर पाते दैट इज नोन एज ग्राम नेगेटिव। जब हम बैक्टीरिया का चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे तो इस ग्राम स्टेनिंग के बारे में भी हम डिटेल में वहीं पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस स्लाइड में अभी तक हमें क्या समझ में आया? हमें समझ में आया कि टोटली कलेक्टिवली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड ग्लाइकोकैलिक्स को लेकर पूरे के पूरे इन तीनों लेयर्स को लेकर हम एक टर्म बोलते हैं दैट इज सेल एनवलप। ठीक है, द आउटर मोस्ट कवरिंग इज ग्लाइकोकैलिक्स followed by cell wall and then plasma membrane. I hope it is clear. Now the outermost layer is glycocalyx. Just अभी हमने डिस्कस किया. So this glycocalyx may be of 2 type. It may present in the form of loose sheath. जब ये लूज शीथ की फॉर्म में प्रेजेंट होगी तो ये एक स्लाइमी लेयर बना लेती है। इस टाइम उसको बोलते हैं स्लाइमी लेयर। ठीक है, अगर ये ही ग्लाइकोकैलिक्स थिक है एंड टफ है दैट टाइम इट फॉर्म अ कैप्सूल। तो आपने देखा था ये डायग्राम यहाँ पर भी है कि यहाँ पर कैप्सूल मेंशन किया हुआ है आउटर मोस्ट लेयर को। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर थिक है एंड टफ है इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम। देन नेक्स्ट लेयर इज योर सेल वॉल। सेल वॉल डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल। कैसी शेप होनी चाहिए? इनिशियली फर्स्ट स्लाइड में हमने शेप डिस्कस किए थे, कोकाई, वाइब्रियो, है ना, कॉमा शेप्ड, ठीक है, एंड वेसिलस। तो ये शेप डिसाइड करेगी कि कैसी कौन डिसाइड करेगा? सेल वॉल डिसाइड करेगी व्हाट इज द शेप ऑफ द सेल एंड इट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट ऑफ द बैक्टीरिया। स्ट्रक्चरल सपोर्ट क्यों चाहिए? ताकि बैक्टीरिया किसी भी अप एंड डाउन पीएच, हाई पीएच या लो पीएच में जाता है या कोई भी उसके आसपास का एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर वेरी करता है तो वो बर्स्ट ना कर जाए। ठीक है, तो उससे बर्स्ट करने से बचाने के लिए, कोलैप्स करने से बचाने के लिए सेल वॉल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड द इनर मोस्ट लेयर इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज सेलेक्टिवली परमेबल। कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेगी अंदर आना, कुछ को नहीं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में काफी डिटेल में इसका फ्लूइड म्यूजिक मॉडल भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको हम अभी बहुत डिटेल में नहीं ले रहे हैं। बस हमें ये पता होना चाहिए यहाँ पर कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ सेल एनवलप एंड इट इज सेलेक्टिवली परमेबल एंड इट इंटरैक्ट विद द आउटसाइड एनवायरनमेंट। कौन सी चीज आउटसाइड एनवायरनमेंट से इनसाइड आएगी सेल के अंदर और कौन सी नहीं आएगी, ये डिसाइडिंग फैक्टर जो है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई होप इस स्लाइड पर रखे हुए सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Yes, so this is the most important structure of prokaryotic cell that is known as mesosomes. So what is mesosomes? Mesosomes are specialized membrane structure which form by the extension of plasma membrane into the cell. ये देखिए यहाँ पर अगर हम इस वाले पॉइंट को यहाँ देखें, ये जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं इस डायग्राम में कि ये जो इनर मोस्ट लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की 3 लेयर्स बनाई हुई हैं। सबसे बाहर वाली कैप्सूल, राइट, देन येलो वन इज सेल वॉल, देन अंदर की तरफ जो रेड बिल्कुल पतली वाली डॉट लाइन है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनसाइड एक्सटेंशन है इन दिस फॉर्म, दिस इज नोन एज मीजोसोम्स। ठीक है, मीजोसोम्स 3 डिफरेंट शेप के हो सकते हैं। मीजोसोम्स अगर इस तरीके से अवेलेबल है इसका स्ट्रक्चर, देन वी कैन कॉल इट वेसिकल्स। देन अगर ये ट्यूबुलर फॉर्म में है प्रेजेंट, देन वी कैन, इसका इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा।
और अगर ये फ्लैट लेमिला की फॉर्म में है तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो दीज आर प्रेजेंट इन वेसिकल्स, ट्यूब्यूलर एंड लेमिली फॉर्म्स। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मीजोसोम्स? ये क्यों प्रेजेंट हैं, क्यों ये अंदर इस तरीके से एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की? कुछ ना कुछ तो फंक्शन है। तो आप ये देखें कि मीजोसोम्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, हमें पता है प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया किस में प्रेजेंट होता है? यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। तो अगर मैं यहाँ पर एक जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर आपके सामने बना दूं माइटोकॉन्ड्रिया का, तो उसके थ्रू आप थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे मीजोसोम्स को। ये देखिए, अगर इस तरीके की कुछ फोल्डिंग्स माइटोकॉन्ड्रिया में भी अंदर की तरफ फोल्डिंग्स होती हैं, जिसे बोलते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी बोलते हैं, राइट? तो ये जो इन फोल्डिंग्स है, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर F0 F1 पार्टिकल लगे होते हैं, है ना? तो एंड माइटोकॉन्ड्रिया को जनरली क्या कहते हैं? हम सबको पता है, इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? वाई? बिकॉज यहाँ पर एटीपी जनरेट होता है, एनर्जी जनरेट होती है। तो सिमिलरली जैसा कि क्रिस्टी की फॉर्म में यहाँ पर इसकी इन फोल्डिंग्स हैं इनर मेम्ब्रेन की, यहाँ पर मीजोसोम्स का भी अंदर की तरफ इन फोल्डिंग है, क्योंकि यहाँ पर मीजोसोम्स का भी बिल्कुल इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी वाला ही काम है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन टू जनरेट एनर्जी। ठीक है, सो यहाँ मैंने देखिए यहाँ इस पॉइंट में लिखा हुआ है, इट इज हेल्प इन रेस्पिरेशन, इन सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन को आप ब्रीदिंग से बिल्कुल कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये जो सांस लेना उतारना, दिस इज ऑक्सीजन इन, कार्बन डाइऑक्साइड आउट, दिस इज ब्रीदिंग। सेलुलर रेस्पिरेशन इज समथिंग डिफरेंट। सेलुलर रेस्पिरेशन मीन्स ग्लूकोज को तोड़ के उससे एटीपी जनरेट करना, वो जो पूरा प्रोसेस है वो यहाँ पर, उसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो एरिया है मीजोसोम्स का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनवर्ट साइड में जो एक्सटेंशंस हैं, इट इज नोन एज मीजोसोम्स, और इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन सेलुलर रेस्पिरेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब जब प्रोकैरियोटिक सेल्स में रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे तो वहां पर वो एंजाइम्स में भी है, वहां पर उसके बहुत सारे एंजाइम्स भी प्रेजेंट होंगे जो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए चाहिए। तो सेक्रेटरी प्रोसेस में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा ये जो मीजोसोम्स हैं, मीजोसोम्स डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। अगर ये कोई एक बैक्टीरियल सेल है, ये इसका मीजोसोम है, तो पहले ये मीजोसोम्स अपने आप को डुप्लीकेट करेगा, लाइक दिस, एक और बनाएगा, और यहाँ पर ये इसका क्रोमोसोम पड़ा हुआ है। ठीक है, तो फिर उसके बाद ये जो क्रोमोसोम है वो जाके मीजोसोम से अटैच होगा, लाइक दिस। मैं डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बना पा रही हूँ यहाँ पे, लेकिन आप को समझाने में मैं थोड़ा सा हेल्प करना चाहती हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। देखिए, पहले ये केवल एक था मीजोसोम, और ये क्रोमोसोम था इसका। ठीक है, ये इसने पहले मीजोसोम को खुद को डुप्लीकेट किया, और सेम टाइम पर क्रोमोसोम भी डुप्लीकेट हुआ, और उसके बाद ये जो एक सेल है वो दो सेल में टूट गई। ठीक है, सो लाइक दिस, जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन करने में हेल्प करेगा ये, एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल में भी हेल्प करेगा। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि मीजोसोम्स के यहाँ पर बहुत सारे काम हैं, और मीजोसोम्स से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में आता है। तो ये आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, और सारे के सारे इसकी जो फंक्शंस है वो आपको बिल्कुल बाय हार्ट याद होने चाहिए। ठीक है, सो दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, इट हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, हेल्प इन सेलुलर रेस्पिरेशन एंड सेक्रेटरी प्रोसेसेस, एंड टू इंक्रीज सरफेस एरिया तो आपने देख ही लिया, ये बढ़ा दिया है, ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यहाँ पर एंजाइमेटिक कंटेंट, बिकॉज सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एंजाइमेटिक कंटेंट भी बढ़े जाएंगे। ठीक है, इन केस ऑफ साइनोबैक्टीरिया मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी,
वो भी मोनेरा किंगडम का पार्ट है, वो प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल है, लार्जेस्ट टाइप की सेल है, राइट। तो उसमें जो मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस होते हैं वहां पर कुछ पिगमेंट्स होते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो ग्रीन कलर की दिखती है, ठीक है। तो वहां पर जो पिगमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं क्रोमेटोफोर्स। तो यहाँ पर इन्हीं मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस पर वहां पर कुछ पिगमेंट्स होंगे और जिसे हम बोलेंगे क्रोमेटोफोर्स, ठीक है। आई होप आपको इतनी जो पॉइंट्स हैं मीजोसोम्स के बारे में वो सारे क्लियर हो गए हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, आफ्टर द मीजोसोम्स फ्लैजिला। आपने लास्ट स्लाइड में देखा, ये देखिए एक बहुत बड़ा फ्लैजिला यहाँ पर इसके साथ आउटर कवरिंग पर लगा हुआ है, ठीक है। तो वही फ्लैजिला हम डिस्कस करने वाले हैं। बैक्टीरिया सेल मे हैव फ्लैजिला और मे नॉट हैव। अगर फ्लैजिला है दैट टाइम वी कॉल इट मोटाइल, इट इज हैविंग मोटेलिटी, या ये मोटाइल बैक्टीरिया है। और अगर बैक्टीरियल सेल में फ्लैजिला नहीं है तो ये नॉन मोटाइल है। अगर ये मोटाइल है, इफ इट इज मोटाइल, दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस फ्रॉम द सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजिला। बैक्टीरियल फ्लैजिला के 3 पार्ट हैं, लाइक यहाँ एक छोटा सा डायग्राम फिर से मैं बना देती हूँ आपके लिए। ये देखिए, यहां से अगर मैं बनाऊं, ज्यादा अच्छा डायग्राम तो नहीं बनाए, लेकिन चलिए काम चला लेते हैं। तो बैक्टीरिया सेल के 3 पार्ट है। एक है ये बेसल बॉडी, नेक्स्ट दिस इज नोन एज हुक, एंड द लास्ट पार्ट इज नोन एज फिलामेंट, ठीक है। तो जो मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड है दैट इज नोन एज बेसल बॉडी। जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के साथ अटैच्ड है दैट इज नोन एज बेसल बॉडी। और उसके बाद जस्ट इमीडिएट उसके बाद जो छोटा पार्ट है दैट इज नोन एज हुक, एंड देन फिलामेंट। ओके, द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ दिस। देखिए आपको दिख रहा है इसमें, फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड फ्रॉम सेल सरफेस टू द आउटसाइड एनवायरमेंट, ठीक है। सो नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला, हम फिर से इसकी नेमिंग करते हैं कि फ्लैजिला नहीं है तो उस टाइप के बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे, ठीक है। फ्लैजिला है, एक से ज्यादा है, तो इस तरीके की नेमिंग की जाती है। सो फ्लैजिला की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर वी कैन फर्दर क्लासीफाई बैक्टीरिया इनटू और प्रोकैरियोटिक सेल इनटू डिफरेंट कैटेगरी। इफ देयर इज नो मोटेलिटी in any prokaryotic cell or bacterial cell, then we can call it atrichous, no flagella, just like this, okay. If a single flagellum is there, only usually at one pole, then we can call it like this, we can call it monotrichous, ठीक है। one flagella at any one pole. If single flagellum on both the ends or both the poles like this, then we can call it amphitrichous, ठीक है। अब लोफोट्राइकस क्या होता है? 2 or more flagella at one pole, 2 or more flagella at one pole, that time we can call it लोफोट्राइकस। cephalotrichus, 2 or more flagella at both the poles, ये देखिए इधर भी है और इधर भी है, उस टाइम वी कैन कॉल इट cephalotrichus। एंड पेरिट्राइकस, जब पूरे आउटर सरफेस पर आर्टर एनवेलप पर फ्लैजिला ही फ्लैजिला है, दैट टाइम वी कॉल इट पेरिट्राइकस, ठीक है। नो फ्लैजिला, एट्राइकस, 1 flagella at one pole, monotrichous, 1 flagella on the both the terminal or poles, then amphitrichus, lophotrichus, 2 flagella at any pole, cephalotrichus, 2 or more flagella on both pole, ठीक है। पेरिट्राइकस, फ्लैजिला ओवर द एंटायर सरफेस। ओके, आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। नाउ पिलाए एंड फिम्ब्री।
आउटर सरफेस पर आप इस जनरल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये फ्लैजिला हमने अभी जस्ट नाउ हमने फ्लैजिला डिस्कस किया है। फ्लैजिला तो सबसे लंबा पार्ट है, लॉन्गेस्ट पार्ट, ठीक है। इसके अलावा भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे अपेंडेजेस आउटर सरफेस पर निकले हुए हैं, ठीक है। तो उन्हीं को पिलाई या फिम्ब्री कहते हैं। तो उनका क्या काम है? पिलाई एंड फिम्ब्री लोकोमोशन के लिए हेल्प तो नहीं करते हैं, बट ये प्रेजेंट है तो इनका कोई ना कोई फंक्शन तो होगा, ठीक है। तो उन सभी को हम डिस्कस करते हैं कि पिलाई एंड फिम्ब्री आर द सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया बट डू नॉट प्ले अ रोल इन मोटेलिटी। रिमेंबर, दे डू नॉट प्ले अ रोल इन मोटेलिटी। पिलाई आर elongated tubular structure made up of special protein, ठीक है। ये लंबे होते हैं पिलाई और स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं, जबकि इससे भी छोटे छोटे यहाँ पर अगर और पिलाई से भी छोटे छोटे होंगे स्ट्रक्चर, वो इस वाले डायग्राम में नहीं दिया हुआ है, दैट टाइम वी कैन कॉल इट फिम्ब्री। फिम्ब्रीज आर स्मॉल ब्रिस्टल्स लाइक फाइबर्स of sprouting out of the cell. They are known to help attach the bacteria to a rock in a stream and also to the host tissue. किसी भी host tissue से या किसी rock से attachment के लिए जो छोटे छोटे bristles टाइप के structure help करेंगे, that is known as fimbri. fimbri से थोड़े से जो बड़े structure हैं उनको बोलते हैं पिलाई। पिलाई का क्या काम होता है? पिलाई ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन, जब दो बैक्टीरियाज में मीटिंग होती है तो ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन वहां पर डीएनए के ट्रांसफर में हेल्प करते हैं, ठीक है। और ये भी फर्दर जब हम बैक्टीरिया को डिटेल में देखेंगे उस टाइम पर डिस्कस किया जाएगा। अभी आपको इतना ही पता होना चाहिए कि पिलाई आर मेनली आर द elongated tubular structure and responsible in bacterial transformation in conjugation process, ठीक है। सो आई होप पिलाई एंड फिम्ब्री आपको क्लियर हो गए हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, नाउ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर 70S टाइप इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये बात तो हमें याद है, शुरू से याद है ना। 80S होता है यूकैरियोटिक सेल्स में एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70S टाइप होता है। तो इन प्रोकैरियोट राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। और इनका साइज होता है बिटवीन 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर। एंड जो 70S सब यूनिट है, इसकी जो दो सब यूनिट है दैट इज 50S एंड 30S सब यूनिट, ठीक है। 50 एंड 30 को ऐड करके ये 70S नहीं बना है, वो तो फिर 80 यूनिट बन जाएगा। आपको उस तरीके से इसको नहीं याद करना है, ठीक है। 70S सब यूनिट है एंड दो जो सब यूनिट हैं वो हैं 50S एंड 30S सब यूनिट। आपको ये सेपरेटली याद करना है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम? राइबोसोम का फंक्शन होता है इट इज अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। सेवरल राइबोसोम में अटैच टू अ सिंगल mRNA एंड फॉर्म चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीसोम्स, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर एक जनरल स्ट्रक्चर किसी भी बैक्टीरिया का देखते हैं तो यहाँ पर ये देखिए इसका अपना क्रोमोसोम पड़ा हुआ है। अब इस क्रोमोसोम से ये mRNA बनाएगा, है ना। mRNA बनाएगा तो कुछ तो इन्होंने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड है राइबोसोम, ठीक है। कुछ इस तरीके से साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड फॉर्म में है और कुछ जो है mRNA से अटैच्ड है। तो जो mRNA से अटैच्ड हैं उनको क्या बोला गया है? उन्हें बोला गया है पॉलीसोम्स, ठीक है। तो इनकी 3 लोकेशन है, ये फ्रीली भी रहते हैं साइटोप्लाज्म में, ये mRNA के साथ भी अटैच्ड रहते हैं और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी अटैच्ड रहते हैं। राइबोसोम्स ऑफ पॉलीसोम्स ट्रांसलेट द mRNA टू प्रोटीन। mRNA को प्रोटीन में कन्वर्ट करने के लिए ये जो mRNA के साथ अटैच्ड राइबोसोम है दे आर एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल। नाउ कम टू द इंक्लूजन बॉडी पार्ट। इंक्लूजन बॉडीज क्या होती हैं? दीज आर द रिजर्व फूड इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। तो जो रिजर्व फूड है प्रोकैरियोटिक सेल में दे आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ inclusion bodies. These are present in cytoplasm in the form of inclusion bodies. These are not bound by any membrane system and lies freely in the cytoplasm, like phosphate granules, cyanophyce granules, glycogen granules. ठीक है, ये रिजर्व फूड है, ठीक है। एंड
सम गैस वैक्यूल्स आर ऑल्सो फाउंड इन, कहाँ पर, इन ब्लू ग्रीन एल्गी एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, दीज आर ऑल्सो नोन एज इंक्लूजन बॉडीज। यहाँ पर पिगमेंट होगा उसके अंदर, जबकि जो रिजर्व फूड है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, फैट की फॉर्म में, वो विदाउट एनी मेम्ब्रेन ऐसी ड्रॉप्स की फॉर्म में पड़ा रहेगा इन द साइटोप्लाज्म एंड दीज आर नोन एज इंक्लूजन बॉडीज। यस, तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल्स, और प्रोकैरियोटिक सेल के जो भी स्ट्रक्चर्स थे वो हमने डिस्कस किए। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल हम अब डिस्कस करने वाले हैं। ये एक मैंने जनरल स्ट्रक्चर एक एनिमल सेल का यहाँ पर रखा है। आप देख रहे हैं कि यूकैरियोटिक सेल में ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के अलावा सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं, वेदर इट इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ठीक है, सेंट्रियोल, पेरोक्सिसोम्स, ये सारे हैं और वन बाय वन हम इन सबको डिस्कस करने वाले हैं। तो यूकैरियोटिक सेल किस किंगडम में आएंगे? यूकैरियोटिक सेल्स सारे अदर देन मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल, फंजाई, इसमें जितने भी सेल्स प्रेजेंट हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं और उनमें जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो सारी की सारी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, ठीक है। सो द यूकैरियोटिक सेल देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, एज यू हैव सीन इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम। यहाँ पर कितने सारे कंपार्टमेंट्स आपको दिख रहे हैं। कुछ कंपार्टमेंट्स, अगर यहाँ पर मैं प्लांट सेल रख देती तो आपको क्लोरोप्लास्ट भी दिखाई देता है ना। तो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सारे के सारे बहुत सारे कंपार्टमेंट्स की फॉर्म में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, विच आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल. Eukaryotic cell possess a organized nucleus with a nuclear envelope. यहाँ पर एक organized nucleus होता है. यूकैरियन मीन्स ट्रू न्यूक्लियस, इसीलिए यहाँ पर बोला जाता है ट्रू न्यूक्लियस, जिसमें है उस तरीके की सेल्स को हम यूकैरियोट्स कहते हैं, ठीक है. तो यूकैरियोटिक सेल हैव वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स टू, ठीक है. लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पर होते हैं. देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू द क्रोमोसोम्स. सो प्लांट एंड एनिमल सेल्स, ये दोनों ही टाइप की जो सेल्स हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स हैं. सारी की सारी यूकैरियोटिक सेल आइडेंटिकल हैं? नहीं, वो अपनी अपनी नीड के अकॉर्डिंग उनमें कुछ चीजें हैं और किसी किसी में वो चीजें नहीं है जिसको उसकी नीड नहीं है. जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लांट के केस में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है क्योंकि उसको नीड है, क्योंकि वो क्या है, ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म है, उन्हें अपना फूड खुद सिंथेसाइज करना पड़ता है थ्रू फोटोसिंथेसिस, ठीक है. वाइल क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, ठीक है. सो ऑल यूकैरियोटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल. प्लांट एंड एनिमल सेल आर डिफरेंट एज द फॉर्मर possess, यानी कि प्लांट सेल के पास होता है सेल वॉल, प्लास्टिड एंड अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, जबकि एनिमल सेल में ना सेल वॉल है, ना प्लास्टिड है और ना ही लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है. एनिमल सेल में छोटी छोटी कई सारी वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं और एनिमल सेल तो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं तो उनमें प्लास्टिड का तो कोई मतलब ही नहीं है ना. ऑन द अदर एंड एनिमल सेल हैव सेंट्रियोल्स. एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं विच आर एब्सेंट इन प्लांट सेल. सो देयर आर सर्टेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल. I hope these points are clear. Let's move to the next slide. देखिए ये दो जनरल स्ट्रक्चर आपकी नॉलेज के लिए मैंने यहाँ डाले हुए हैं. दिस इज योर प्लांट सेल, जैसा कि अभी लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया. ये देखिए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, जबकि यहाँ पर कोई लार्ज सेंट्रल वैक्यूल आपको दिख रही है? नहीं है, एब्सेंट. ये देखिए सेल वॉल, यहाँ पर कोई सेल वॉल है एनिमल सेल में? नो सेल वॉल, ठीक है. और क्या था? तो इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ प्रेजेंट हैं, यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है एनिमल सेल में, तो इसलिए ये डिफरेंशिएट हैं और इनके काम भी डिफरेंशिएट हैं. तो वन बाय वन हम ईच पॉइंट को डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम प्लांट और एनिमल सेल के जो मेजर डिफरेंस हैं उनको देख लेते हैं. जैसे कि प्लांट सेल इज हैविंग रिजिड सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, while cell wall is absent in case of animal cell. Plant cell usually large in size. Animal cell के मुकाबले ये बड़ी होती हैं. Chloroplast is present in plant cell while chloroplast is absent in
animal cell. A large central vacuole is present in plant cell, while over here in the case of animal cell many small vacuoles are present. ठीक है, glyoxysomes may be present, glyoxysomes is absent. Cytoskeleton doesn't contain intermediate fiber over here in the case of your plant cell, जबकि cytoskeleton में intermediate fiber होते हैं in animal cell. रिजर्व फूड यहाँ पर स्टार्च एंड फैट की फॉर्म में इकट्ठा होता है, यहाँ पर रिजर्व फूड एनिमल सेल में ग्लाइकोजन एंड फैट की फॉर्म में इकट्ठा होता है. ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, इन पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. यस, सो फर्स्ट इज सेल वॉल. सेल वॉल को हम अब डिस्कस करते हैं. सेल वॉल क्या है? इट इज अ रिजिड स्ट्रक्चर विच सपोर्ट द सेल. सेल को सपोर्ट करेगा और उसे एक स्ट्रक्चर देगा, सेल वॉल. सेल वॉल आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. ठीक है, सम प्लांट सेल वॉल आर मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स sugar called cellulose, while animal cell do not have cell wall. Cell wall नॉन लिविंग होती है, इट इज नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर. ये हमें याद रहना चाहिए पॉइंट. ठीक है, ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है विच इज एन आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंगस एंड प्लांट्स. ठीक है, सेल वॉल नॉट ओनली गिव शेप टू द सेल बट ऑल्सो प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम एनी टाइप ऑफ मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन. ओके, एंड इट ऑल्सो हेल्प टू इंटरैक्ट सेल टू सेल. सेल टू सेल जो इंटरैक्शन है और कौन से मॉलिक्यूल के लिए बैरियर का काम करना है, किसके लिए नहीं करना है. ठीक है, अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स के लिए बैरियर का काम करना है, ये काम भी सेल वॉल के लिए होते हैं. सो इट ऑल्सो हेल्प इन सेल टू सेल इंटरैक्शन एंड प्रोवाइड्स बैरियर अनडिजायरेबल मैक्रोमॉलिक्यूल्स. इन द केस ऑफ एल्गी, cell wall is made up of cellulose, galactane, mannan and mineral like calcium carbonates. While plant cell wall, it is made up of cellulose, hemicellulose, pectin and protein. यहाँ मैंने ये एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये प्लांट सेल का है, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर सेल्यूलोज है प्रेजेंट, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन एंड सम प्रोटीन. ठीक है, और ये सबसे अंदर की तरफ की जो लेयर है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसके अंदर यहाँ पर अगर आप कहेंगे तो यहाँ पर आपकी बाकी सेल कंटेंट शुरू हो जाते हैं. सो इनरमोस्ट इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉलोड बाय प्राइमरी सेल वॉल देन मिडिल लेमेला. ठीक है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम आगे अपकमिंग स्लाइड्स में डिस्कस करने वाले हैं. सो what is primary cell wall? The cell wall of the young plant is known as primary cell wall. Young plant जब बिल्कुल छोटा है उस टाइम जो फर्स्ट सेल वॉल बनेगी, ठीक है, उसको हम प्राइमरी सेल वॉल बोलेंगे. एंड इट इज केपेबल ऑफ ग्रोथ विच ग्रेजुअली डिमिनिश with the cell as cell mature and the secondary wall is formed on the inner यानी towards membrane side of the cell. जब प्लांट एकदम यंग है तो जो मेम्ब्रेन बन रही है, जो वॉल बन रही है, दैट इज नोन एज प्राइमरी सेल वॉल. और जैसे जैसे ग्रेजुअली प्लांट ओल्डर या मैच्योरिटी स्टेज पर आएगा उस टाइम ये धीरे 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 कम होती जाएगी और गायब हो जाएगी एंड देन सेकेंडरी वॉल बनना शुरू हो जाएगी. कहाँ? इनसाइड द प्राइमरी सेल वॉल. देखिए जैसे कि ये आपकी प्राइमरी सेल वॉल है इन पर्पल, और उसके बाद ये 3 लेयर ये जो है सेकेंडरी वॉल बन रही है जैसे जैसे प्लांट मैच्योर हो रहा है. प्राइमरी सेल वॉल के एक तरफ सेकेंडरी सेल वॉल है इनर साइड पर और उसके आउटसाइड पर है मिडिल लैमेला. ठीक है, अगर फंगस के केस में देखें तो फंगस के केस में जो प्राइमरी सेल वॉल है वो काइटिन बनाती है. काइटिन मेक्स द प्राइमरी सेल वॉल एंड इन द केस ऑफ बैक्टीरिया म्यूरिन मेक the primary cell wall. Primary cell wall form the only cell wall in the immature or you can say young meristematic cells and parenchymatous cells. तो अगर ये क्वेश्चन आता है parenchymatous cells में कौन सी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये यंग सेल्स हैं. ठीक है,
तो यंग सेल्स में हमारी प्राइमरी सेल वॉल ही प्रेजेंट होगी, राइट। चलिए, प्राइमरी सेल वॉल के बाद आता है नेक्स्ट मिडिल लेमेला। सो व्हाट इज मिडिल लेमेला? मिडिल लेमेला इज अ लेयर मेनली मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। कैल्शियम पैक्टेट है विच होल्ड और ग्लू द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। सारी किसी भी एक टिश्यू में सारी की सारी सेल्स को एक दूसरे से बांधे रखने का काम, यानी गम जैसा काम करता है। एक गोंद की तरह से ये एक दूसरे को स्टिक करके रखता है, और वो जो ये जो चीज है इसको बोलते हैं मिडिल लेमेला। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सारी सेल्स हैं, और इसके बीच में ये जो डार्क ग्रीन कलर का ग्लू भरा हुआ है, ओके, दैट इज नोन एज मिडिल लेमेला. So it is a layer mainly made up of calcium pactate which hold or glue the different neighboring cells together. Okay. Cell wall and middle lamella may be transversed by the plasmodesmata which connect the cytoplasm of the neighboring cells. जब ये इतनी सारी सेल्स हैं तो ये एक दूसरे से भी तो कनेक्टेड रहेंगी किसी ना किसी चीज के थ्रू, ठीक है. तो वो कैसे कनेक्टेड होती हैं इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. अब इस स्लाइड में इस वाले डायग्राम को भी आप थोड़ा ध्यान से देख लें कि ये जो लास्ट वाली लेयर है दैट इज प्राइमरी लेयर और प्राइमरी वॉल, सेल वॉल, उसके अंदर की तरफ है सेकेंडरी वॉल, और इन प्राइमरी वॉल के पीछे की तरफ है मिडिल लेमेला. तो सबसे फर्स्ट नंबर पर प्राइमरी वॉल है, ठीक है, इसके अंदर की तरफ है सेकेंडरी वॉल और इसके बाहर की तरफ है मिडिल लेमेला. आई होप इट इज क्लियर. यस, तो दो सेल्स को कनेक्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर है सेल के अंदर दैट इज नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा. प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? दीज आर सर्टेन ब्रिजेस, ओके, जो दो सेल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं ताकि साइटोप्लाज्मिक मटेरियल एक सेल से दूसरे उसमें मूव कर सके और जितने भी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे में मूव कर सकें. सो प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? दीज आर द साइटोप्लाज्मिक or protoplasmic bridges present in the primary cell wall of adjacent cells. They form a protoplasmic continuum called symplast. Symplast इसको बोलते हैं. देखिए ये एक सेल है, this is another cell, और जो साइटोप्लाज्म है वो इस ब्रिज से होकर एक सेल से दूसरी सेल की तरफ मूव कर रहा है. सो ये जो ब्रिज है दिस इज नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. नाउ कम टू द सेकेंडरी वॉल. सेकेंडरी वॉल कहाँ है? आपको अभी अभी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि सेकेंडरी वॉल जस्ट इनर साइड ऑफ द प्राइमरी सेल वॉल के प्रेजेंट होगी, है ना. तो सेकेंडरी वॉल इज सिचुएटेड जस्ट इनर टू द प्राइमरी सेल वॉल. इट इज थिक, परमेबल एंड कैन नॉट एक्सटेंडेड. ये एक्सपेंड करेगी ही नहीं क्योंकि ये तभी डेवलप होती है जब प्लांट मैच्योर होने लगता है ना. यंग प्लांट में जब नया नया प्लांट है तो कौन सी वॉल डिस्कस की थी अभी हमने? प्राइमरी सेल वॉल डेवलप होती है. जैसे जैसे प्लांट ग्रो होके मैच्योर लेवल पर आता है तब हमारी सेकेंडरी वॉल भी डेवलप हो जाती है. इट इज कंपैरेटिवली थिक, कंपैरेटिवली परमेबल एंड इट कैन नॉट बी एक्सपेंडेड. इट फॉर्म आफ्टर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द cell. It is present in the cell of thick-walled dead tissue of the plant, like cells of sclerenchyma, trachea and vessels. ठीक है, ये मैच्योर प्लांट में जो भी इंपॉर्टेंट जो थिक वॉल्ड टिश्यूज होते हैं वहां पर जो सेल्स होती हैं उसमें सेकेंडरी वॉल डेवलप हो जाती है. और सेकेंडरी वॉल से क्या क्या हमें मिलता है? सुब्रिन, सिलिका, वैक्स, डिफरेंट काइंड ऑफ रेजिन्स, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑयल्स. ठीक है, ये सारे के सारे जो चीजें हैं ये सेकेंडरी सेल वॉल के ऊपर ही डिपॉजिट होते हैं, या उसी को मान लिया जाता है कि ये जो डिपॉजिट्स हैं वो सेकेंडरी सेल वॉल का ही पार्ट है. ये डायग्राम हमने अभी पहले लास्ट स्लाइड्स में भी देख लिया था. दिस रेड कलर इज योर प्राइमरी वॉल और इसके इनर साइड में जो वॉल्स जो लेयर्स डेवलप हो रही हैं दैट इज सेकेंडरी वॉल. इनको S1, S2, S3 की फॉर्म में कैटेगराइज किया जाता है, मगर इतनी डिटेल अभी आपके कोर्स में नहीं है तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज साइटोप्लाज्म.
सो व्हाट इज साइटोप्लाज्म? ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है. साइटोप्लाज्म इज द सेमी फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल दैट इज एक्सटर्नल टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इंटरनल टू द सेलुलर मेम्ब्रेन. ठीक है, तो अगर ये एक सेल है और ये हमारा न्यूक्लियस है और ये है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये है, दिस इज नोन एज सेलुलर मेम्ब्रेन. तो इसके बीच में ये जो पार्ट है, राइट, दिस इज नोन एज साइटोप्लाज्म एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज नॉन न्यूक्लियर कंटेंट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म. क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर वाले को तो हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, है ना, तो इसे हम बोलेंगे नॉन न्यूक्लियर कंटेंट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म. In eukaryotes, the cytoplasm contain all the organelles like mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi complex, जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या है, जहां पर प्रोटीन मॉडिफाई होती है, पैक होती है, लाइसोसोम्स में जाती है, और जितनी भी चीजें हैं ये सारे के सारे अदर देन न्यूक्लियस, ये सारे के सारे जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली हैं वो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट रहते हैं, जिनको हम लेटर ऑन अपनी अपकमिंग स्लाइड्स में वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे. ओके, सो लेट्स मूव टू द next slide please. Yes, so nucleus is the very important organelle of any type of eukaryotic cell. It is also known as director of the cell, क्योंकि ये ही बताएगा, ये ही डायरेक्ट करेगा सेल को कि किस ऑर्गन को क्या, किस पर्टिकुलर ऑर्गेनेली को क्या काम करना है, कितनी देर करना है, क्यों करना है, किस मॉलिक्यूल को हमको ज्यादा बनाना है, सिंथेसाइज करना है, किसको कम बनाना है, क्या एक्सोसाइटोसिस होनी है, सारा का सारा जो मॉनिटरिंग है वो न्यूक्लियस का काम है. सो इट इज नोन एज डायरेक्टर ऑफ द सेल. ठीक है, जैसे फिल्मों में एक डायरेक्टर होता है, उसे पता है स्टोरी में क्या होना है, कब होना है, क्यों होना है. सिमिलरली न्यूक्लियस को पता है कि किसी भी सेल में कब होना है, क्या होना है. ठीक है, सो इट इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्टर ऑफ द सेल एंड दिस न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट ब्राउन. और न्यूक्लियस को जब स्टेन किया गया था तो उसके कुछ पार्ट ने स्टेन लिया था, और स्टेन जिसने एब्जॉर्ब कर लिया था बेसिक डाई के थ्रू, तो उस टाइम पर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने इसको टर्म दिया था क्रोमेटिन. तो क्रोमेटिन जो टर्म है वो दिया था फ्लेमिंग ने, जबकि जो न्यूक्लियस है दैट इज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट ब्राउन. दिस न्यूक्लियस इज सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल बाय अ डबल लेयर नोन एज न्यूक्लियर एनवलप. अब इस डायग्राम में आप देखिए, ये हमारी एक सेल है, प्लांट सेल को ही यहाँ पर ले लिया है. इस प्लांट सेल में देखिए कितने सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और उसमें हम ये वाला पार्ट, ये न्यूक्लियस, इसको हमने यहाँ एनलार्ज किया और इसको अब हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, अपनी इन स्लाइड्स में. तो ये जो डबल लेयर है इसको हम बोल रहे हैं न्यूक्लियर एनवलप. ये न्यूक्लियर एनवलप के थ्रू ही जो सेल है यहाँ पर, ये न्यूक्लियर एनवलप है, अदर पार्ट से जो है सेपरेट आउट रखती है अपने अंदर के कंटेंट को. ओके, दिस कंटिन्यू विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द सेल एंड हैव पोर्स व्हिच प्रोबेबली परमिट द एंट्रेंस ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स. आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स भी हैं, जैसे हम बोल रहे हैं यहाँ पर न्यूक्लियर पोर्स. एंड दिस न्यूक्लियर पोर के साथ ही ये कुछ किसी एक और स्ट्रक्चर के साथ अटैच्ड हैं और कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ रहे हैं. इसको बोलते हैं, ये किस स्ट्रक्चर के साथ है आपको बहुत अच्छे से पता है, दिस इज नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, तो न्यूक्लियस के साथ अटैच होकर जो आगे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर चल रहा है दैट इज नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके साथ ये अटैच्ड है. और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के न्यूक्लियर एनवलप पर जगह जगह पर कुछ पोर्स हैं जो डिसाइड करते हैं फॉर द एंट्री ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल. न्यूक्लियस के अंदर कौन से मॉलिक्यूल आएंगे, कौन से नहीं आएंगे, इन्हीं पोर्स के थ्रू आएंगे. ठीक है, एंड दिस न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन मैच्योर आरबीसी ऑफ द मैमल एंड सीप ट्यूब्स ऑफ द वेस्कुलर प्लांट. इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है. मैच्योर आरबीसी में क्यों नहीं होता है? क्योंकि आरबीसी का मेन काम क्या है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन है, ताकि तो अगर हम न्यूक्लियस उसके अंदर रहेगा बहुत बड़ा, अगर इसने मैच्योर आरबीसी ने न्यूक्लियस हटा दिया तो इसे ज्यादा सरफेस एरिया मिल गया, अगर ये हट गया तो ज्यादा सरफेस एरिया मिल गया, ये ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर पाएगा. इसलिए मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है मैमल्स की, और ये ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का
ट्रांसपोर्टेशन कर पाते हैं। सिमिलरली सीप्स ट्यूब्स में भी, वेस्कुलर प्लांट की सीप ट्यूब में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए, जिन पर क्वेश्चंस आगे बनते हैं। नाउ न्यूक्लियस कंट्रोल एंड रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, क्योंकि ये डायरेक्टर ऑफ द सेल है, सारी एक्टिविटीज को न्यूक्लियस ही कंट्रोल करेगा, लाइक ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, एंड दीज न्यूक्लियस एक्चुअली कैरीड आउट द genes and structure that contain hereditary information which pass from one generation to another generation। ठीक है, तो इस न्यूक्लियस के अंदर देखिए, ये अभी हमने डिस्कस किया था ना, इस आउटर कवरिंग को बोल रहे थे न्यूक्लियर एनवलप, और इसके ऊपर जो पोर्स लगे हुए हैं वो हैं न्यूक्लियर पोर। अब इसके अंदर एक डेंस बॉडी है, दिस डेंस बॉडी इज नोन एज न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोलाई, और इसके अंदर जो प्लाज्मा लाइक जेल लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, एंड सर्टेन थ्रेड लाइक फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि हमारे हैं क्रोमेटिन फाइबर्स। ठीक है, आई होप आपको न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया है। एंड इसका फंक्शन क्या है? इट रेगुलेट एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल एंड कैरीज द जीन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, सो पास द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, राइट। नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये आप देख रहे हैं, लास्ट अभी हमने स्लाइड में भी देखा था कि न्यूक्लियस के साथ अटैचमेंट में जो मेम्ब्रेन सिस्टम लगा हुआ है दैट इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज डिस्कवर्ड बाय क्लाउडे एंड दिस टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज गिवन बाय पोर्ट। इट इज अ membranous system within the cytoplasm of the eukaryote. Endoplasmic reticulum is also not present in RBCs, ova, embryonic cell and prokaryotic cell. Obviously prokaryotic में तो membrane bound organelle है ही नहीं कोई, लेकिन यूकैरियोट्स में भी कुछ सेल्स हैं जिसमें वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये आपको याद रखने वाली बात है। इट इज इंपॉर्टेंट टू सिंथेसाइज इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये लिपिड एंड प्रोटीन की सिंथेसिस में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को वी फर्दर क्लासिफाई इनटू 2 डिफरेंट कैटेगरी। जैसे कि यहाँ इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि इस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ डॉट डॉट पर्पल कलर के स्ट्रक्चर यहाँ पर ये मौजूद हैं, दीज आर राइबोसोम्स। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स आर प्रेजेंट दैट वी कॉल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहां पर जिस पर नहीं है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स प्रेजेंट दैट इज नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। I hope it is clear. So let's move to the next slide. Yes, so rough endoplasmic reticulum या endoplasmic reticulum is a series of connected flattened sac. These are the part of continuous membranous organelle within the cytoplasm of eukaryotic cell. अभी हमने देखा न्यूक्लियस के साथ अटैच फ्लैट जो सेक्स की फॉर्म में स्ट्रक्चर आ रहा है, ठीक है, दैट इज नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों है अभी हमने डिस्कस वैसे कर लिया है लास्ट स्लाइड में कि इसके आउटर सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और इसका जो मेन रोल है वो है प्रोटीन सिंथेसिस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका मेन रोल है इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दीज आर नॉट एसोसिएटेड विद द राइबोसोम्स। ये कहाँ इन्वॉल्व है? इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड including cholesterol, phospholipid, which are further used in the production of new cellular membranes. ठीक है, ये ऑलरेडी पॉइंट डिस्कस किया जा चुका है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स टू, ठीक है, इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड हार्मफुल केमिकल्स, ठीक है। नाउ ribosomes. Ribosomes is present in large amount or in large number in all living cells and these are the site for protein synthesis. ठीक है, राइबोसोम्स सबसे पहले किसने देखे थे? पलाडे, जॉर्ज पलाडे ने 1953 में सबसे पहले राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर को इन्होंने स्टडी किया था थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स। राइबोसोम्स एज अ फ्री पार्टिकल भी अवेलेबल रहते हैं। ये कहाँ रहते हैं? इन प्रोकैरियोट्स,
एंड इन यूकैरियोट्स, और ये मेम्ब्रेन पर अटैच्ड भी रहते हैं। जैसा अभी हमने लास्ट डायग्राम में देखा कि मेम्ब्रेन पर अटैच भी रहते हैं, और जब ये मेम्ब्रेन पर अटैच रहते हैं दैट टाइम वी कॉल इट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फ्री होते हैं तो वो फ्लूइड में जो साइटोप्लाज्म है उसमें फ्रीली मूव करते रहते हैं। तो जो राइबोसोम्स हैं दीज आर मेड अप ऑफ राइबोसोमल प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए, इन दोनों से मिलकर राइबोसोम्स बना हुआ होता है। ठीक है, सो क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ राइबोसोमल प्रोटीन एंड some part of RNA, a kind of RNA, that is why we also called as ribonucleoprotein. ठीक है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी इनको कहा जाता है। Each ribosome is further divided into two subunit, a smaller subunit and a larger subunit. ये यहाँ पर 2 पॉइंट है, ये इन्होंने गलत लिख दिया है। A smaller subunit which bind to a larger subunit and the mRNA pattern, एंड लार्जर सब यूनिट ये किससे बाइंड करती है, ये बाइंड करती है ट्रांसफर्स आरएनए। ठीक है, तो जो स्मॉलर सब यूनिट है वो बाइंड करेगी एमआरएनए, और जो लार्जर सब यूनिट है वो बाइंड करती है ट्रांसफर्स आरएनए एंड द अमीनो एसिड एंड द स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, ये देखिए इस स्ट्रक्चर में हम ये चीज अच्छे से देख लेते हैं कि जो स्मॉलर सब यूनिट है राइबोसोम की वो बाइंड करती है एमआरएनए से, यहाँ से एमआरएनए ऐसे जाता है ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, और जो इस बिगर सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट है, वो बाइंड करती है ट्रांसफर्स आरएनए से। ठीक है, यहां पर 2 स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं राइबोसोम्स के। दिस इज 70S, ये अभी हमने लास्ट कुछ देर पहले डिस्कस किया था। 70S राइबोसोम्स कहाँ होते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स की राइबोसोम्स होते हैं 80S राइबोसोम्स। ठीक है, प्रोकैरियोटिक की जो 2 सब यूनिट्स हैं दैट इज 50S एंड 30S, यूकैरियोट की 60S एंड 40S। ठीक है, इधर जो ये S है, S, व्हाट इज दिस S? स्वेटबर्ग यूनिट जो है इट इज स्टैंड फॉर द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट व्हिच एक्चुअली मेजर डेंसिटी एंड साइज ऑफ द राइबोसोम्स। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ टुडेज लेक्चर। आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी आप फर्दर कमेंट बॉक्स में डालिए, हम फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।